सभी बीएलई भाइयों को मेरा नमस्कार। आज की मुलाकात सेशन में मैं नवल किशोर शर्मा सीएससी उत्तर प्रदेश टीम से आप सभी बीएलई भाइयों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की मुलाकात कार्यक्रम में हम आधार से संबंधित जो हमारे बीएलई भाइयों के थ्रू आधार यूसीएल आधार संशोधन डेमोग्राफिक अपडेट का कार्य हम लोग करते हैं सीएससी के माध्यम से, तो उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस तरह से हम लोग आधार यूसीएल पे काम करते हैं और आधार यूसीएल पे काम करते समय हमें किन किन सावधानियों का विशेषतः ध्यान रखना होता है। क्योंकि आधार एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसमें कि हम पब्लिक के साथ में डायरेक्ट जुड़े हुए हैं और उसको एक सर्विस, एक ऐसी सर्विस जो कि कुछ एक ही पॉइंट्स पे मिल पाती है रेजिडेंट को। और आधार चूंकि आज की डेट में इतना एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट बन चुका है कि हम लोग अगर अपने आसपास देखते हैं तो रोजमर्रा की जो जितनी भी हम एक्टिविटी जिन चीजों के साथ इन्वॉल्व हैं, तो मोस्टली अगर सरकारी हो गई या गैर सरकारी जितनी भी सर्विसेज है उसमें आप कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में पाएंगे कि आधार की जरूरत हमको आए दिन पड़ती है। तो हमारे बीएलई भाई जो कि आधार यूसीएल के माध्यम से आधार डेमोग्राफिक अपडेट का कार्य करते हैं, तो उनको ये जानना समझना बहुत जरूरी है कि जब आधार पे आप आधार संशोधन का कार्य कर रहे हैं तो उस दौरान किन किन जो सावधानियों का विशेषता उनको ध्यान रखना है, जिससे कि चाहे वो कस्टमर के साथ व्यवहार वाली बात हो या फिर जो आप टेक्निकल वर्क कर रहे हो, तो उस दौरान कौन कौन सी सावधानियों का विशेषता ध्यान रखना है, जिसकी वजह से आपका जो सेंटर है और जो कस्टमर्स आपके यहाँ रेजिडेंट काम कराने आ रहे हैं उनके बीच में आपका समन्वय अच्छा रहे और आप लॉन्ग लास्टिंग लंबे समय तक काम कर पाए। तो हम लोग शुरुआत करते हैं इस सेशन की, और इसमें सबसे पहले हम बात उसी चीज से करेंगे कि जो हम काम कर रहे हैं, हमारे यूसीएल पे जो बीएलई भाई काम करते हैं, तो उसमें सबसे पहले व्यवहार वाली बात आती है कि व्यवहार जो हमारा है किस तरह का होना चाहिए रेजिडेंट के साथ में। कम्युनिकेशन एंड मैनेजिंग एट द रेजिडेंट, जो आप लोग काम कर रहे हैं तो उस समय रेजिडेंट के साथ में कम्युनिकेशन आपका इस तरह का होना चाहिए कि किसी भी तरह का उसमें कोई भी क्षमा चाहेंगे एक सेकंड। कम्युनिकेशन एंड मैनेजिंग रेजिडेंट, जो रेजिडेंट आपके यहाँ काम कराने आ रहे हैं तो उनके साथ आप इस तरह का कम्युनिकेशन रखें कि किसी भी तरह का उसके साथ में कोई छल फरेब या झूठ सच इस तरह की चीजें नहीं आए निकल के। क्योंकि जब से आधार एक्ट 2016 में एक्ट बना तब से जो आधार है उसमें एक्ट के अकॉर्डिंग जो सेक्शन वाइज कुछ एक नियम कानून बनाए गए हैं कि अगर किसी भी रेजिडेंट के साथ में हम लोग कुछ भी अगर मिसबिहेव या इस तरह की कुछ एक्टिविटी करते हैं तो उसके अगेंस्ट में हमारे अगेंस्ट यूआईडीआई के द्वारा कुछ एक एक्शन लिए जा सकते हैं। तो हमें जो रेजिडेंट है उसके साथ में कम्युनिकेशन और जो रेजिडेंट आया है उसके साथ में व्यवहार अच्छा रखना है। जो दिन में हम काम करते हैं तो डेली अपना जो काम है ड्यूटी है उसको प्लान करें कि किस तरह से हमें काम करना है। हमें अपने सेंटर पे प्रतिदिन काम करना है। ऐसा नहीं है कि हम आज सेंटर पे काम कर रहे हैं 4 दिन सेंटर अपनी मर्जी से बंद रखते हैं, क्योंकि आप एक ऐसी सर्विस डिलीवर कर रहे हो जो कि लिमिटेशंस है लोगों को उस सर्विस का लाभ लेने के लिए। बहुत सारे, जैसे हम अगर यूपी में बात करें तो हमारे लगभग 1.5 लाख से अधिक सीएससी सेंटर्स हैं, लेकिन लिमिटेशंस है कि सारे सीएससी सेंटर जो हमारे बीएलई हैं वो इस काम को नहीं कर पाते हैं। अगर यूपी में बात करें तो यूपी में 5000 प्लस सेंटर्स का ही स्कोप है हमारे पास में कि इन्हीं सेंटर्स के माध्यम से हम यूआईडीआई के द्वारा जो ऑथराइज है वो काम करा सकते हैं। तो एक लिमिटेशन है जिस काम को कराने की रेजिडेंट के पास में। तो आप लोगों से सभी से यही उम्मीद रहती है हम लोगों की कि आप लोग नियमित रूप से अपने सेंटर का संचालन करें अपनी मर्जी से। अल्टरनेस अगर किसी के साथ में कोई बहुत ज्यादा विशेष समस्या नहीं है तो अपना सेंटर डेली नियमित रूप से आप खोलें। आप सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक, जैसा कि हम लोगों ने कम्युनिकेशन किया हुआ है आपके साथ में, सुबह 8 से शाम 8 बजे तक आप आधार करेक्शन का काम कर सकते हैं। जो कुछ एक रेजिडेंट फिजिकली या फिर कुछ इस तरह से चैलेंजिंग आते हैं जिनके साथ में कुछ एक ऐसी डिजीज है, हार्ट के पेशेंट हैं, क्योंकि आप लोग सेंटर जो भी चला रहे हैं हमारे बीएलई भाई, ज्यादातर रेजिडेंट ऐसे आते हैं आपके यहाँ पे जो कि आप परिचित हैं, उनसे चिर परिचित हैं, तो आपको उनके बारे में उनके बैकग्राउंड के बारे में पता रहता है कि ऐसा तो नहीं है कि उसको कोई बीमारी इस तरह की है।
कि अगर आप उससे किसी भी ऊंची तेज आवाज में बात करें, हार्ट के पेशेंट है, बीमारी से कोई ग्रसित अगर कोई रेजिडेंट उनके साथ में विशेषता आप अपना व्यवहार पोलाइट रखें। लेडीज है, प्रेग्नेंट वुमेन है, इस तरह के जो केसेस या रेजिडेंट्स आपके साथ काम कराने के लिए आते हैं, फिजिकली चैलेंज कुछ लोग हैं, दिव्यांगजन है, तो उनको आप जो है प्रायोरिटी पे काम करें उनका, और उनके साथ विशेषता जो व्यवहार है बहुत ज्यादा पोलाइट रखें, अपना स्ट्रेट फॉरवर्ड उनको आंसर, या स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई भी अगर चीजें आपको समझ में नहीं आ रही है, उनको समझ में नहीं आ रही है, तो कम्युनिकेशन के साथ में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट व्यवहार ना रखें। जो एनरोलमेंट फॉर्म आप रेजिडेंट से कई बार रेजिडेंट इतने पढ़े लिखे नहीं है, तो वो रेजिडेंट एनरोलमेंट फॉर्म अपने आप से नहीं भर पाते हैं, तो उनकी मदद कर सकते हैं आप रेजिडेंट का, कि आप इस तरह से इस प्रकार अपना फॉर्म भर लीजिए, ना कि सीधे सीधे कि आप जैसे जाओ जहां से करा के लाओ, किसी से भी करा लाओ, हमें कुछ नहीं पता है, तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। ये रेजिडेंट को जो एनरोलमेंट फॉर्म है वो खुद से ही भरना होता है, और उसकी जानकारी जो उसे खुद से पता है तो वो खुद भरेगा उसको। इन केस अगर वो इलिटरेट है, पढ़े लिखे नहीं है, तो आप हेल्प कर सकते हैं वहां पे। कुछ एक चीजें हैं आधार पे, जब आप आधार सेंटर चला रहे हैं तो उस समय ग्रीवियांस और क्वेश्चन कुछ सजेशन के पर्पज से कुछ बढ़िया है कि कुछ एक मेल आईडीज हैं, तो वो मेल आईडी आप अपने सेंटर पे जरूर रखें लगा के। हम लोग आईसी मटेरियल की बात करते हैं, तो आप लोगों से ब्रांडिंग की जो बात होती है, तो एक ये उसका पार्ट है कि आपके सेंटर पे प्रॉपर ब्रांडिंग तो हो ही। आधार सेवा केंद्र जो आप आधार संशोधन केंद्र चला रहे हैं, तो आधार संशोधन केंद्र एक तो आपका पहले बेस सीएससी है, तो सीएससी से संबंधित ब्रांडिंग, सीएससी का लोगो, आपको आधार संशोधन का काम मिला है, तो बैंक बीसी, जिस भी बैंक के आप बीसी है, उस बैंक से संबंधित ब्रांडिंग आपके सेंटर पे होनी चाहिए। फिर बात आती है, आप चूंकि आधार संशोधन का कार्य कर रहे हैं, आधार डेमोग्राफिक अपडेट का काम कर रहे हैं, तो आधार संशोधन केंद्र आपके सेंटर पे इस तरह की ब्रांडिंग जरूर लगी हुई हो कि हाँ, आप आधार संशोधन का कार्य होता है यहाँ पे, और कौन कौन सी सर्विसेज आप यहाँ पे देते हैं। आधार संशोधन के दौरान आपको कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए, डूज डोंट डूज, इस तरह की जो गाइडलाइंस है वो पूरी आपके सेंटर पे लगी हो, आपके सेंटर पर रेट लिस्ट लगी हुई हो। आप अपने जो कस्टमर्स आते हैं, उन कस्टमर्स की एंट्री के लिए उन्होंने क्या काम किया, आपने कितना उनसे चार्जेस लिया किसी भी सर्विस का, तो वो एक रजिस्टर, कस्टमर रजिस्टर आप अपने सेंटर पे जरूर बना के रखें। रेजिडेंट जो भी आपके यहाँ काम कराने आते हैं, और उनको अच्छे से समझा के भेजें कि जो आधार जनरेशन का प्रोसेस है, मैक्सिमम टाइम लिमिट जो है वो 90 डेज का टाइम पीरियड होता है, तो उस टाइम पीरियड से पहले जो है रेजिडेंट अपने घर पे बैठ के 1947 जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर अगर वो अपना एनरोलमेंट नंबर बताएंगे, तो वहां से भी वो जानकारी ले सकते हैं कि जो उन्होंने आधार अपडेट का कार्य कराया था, तो उनका आधार जनरेट हुआ या नहीं हुआ है। क्योंकि कई बार होता क्या है कि जो रेजिडेंट सेंटर से आपके संशोधन कार्य करा के जाते हैं, तो वो बार बार या तो आपको कॉल करते हैं, या फिर आपके सेंटर पे आके, अगर वो आपके आसपास के रहने वाले हैं, तो आपके सेंटर पे पूछने आते हैं कि हमारा जो हमने काम कराया था वो अभी हुआ नहीं हुआ भैया। तो इन सब चीजों को, इस तरह के फुटफॉल को रोकने के लिए आप लोग 1947 जो रेजिडेंट जा रहे हैं उनको बता के भेजें, क्योंकि जो आप लोग रेजिडेंट को स्लिप देते हैं उसमें भी वो लिखा रहता है नीचे ये सारी चीजें, तो बता दें कि ये नंबर है, उस नंबर पे आप अपने आधार जो आपने करेक्शन कराया है, ईआईडी नंबर या कुछ बेसिक डिटेल वहां पे पूछी जाती है हेल्पलाइन नंबर पे, वो बताएंगे, तो उनके आधार से संबंधित जो जानकारी है जो लेना चाह रहे हैं उनको मिल जाएगी। जब उनको आधार जनरेट हो जाएगा तो प्रिंट कराने वो आपके यहाँ पे आ सकते हैं। इस तरह का कम्युनिकेशन, फेयर कम्युनिकेशन करते हुए रेजिडेंट को अपने यहाँ से, आप सेंटर से जब भी उनका काम करते हैं तो जरूर बताकर भेजिए। कुछ एक चीजें हैं, जैसे कि रेजिडेंट कोई भी काम कराने आता है, मान लीजिए उसने अपना नाम अपडेट कराया, अपने उसने एड्रेस अपडेट कराया, तो जनरली लोग जो है मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी उनको अगर जब तक जरूरत नहीं है तो वो नहीं कराते हैं, ठीक है। पीओआई पीओए वो लेके आया होगा जिस से संबंधित वो अपना वो अपडेशन कराने आया है, तो वो डॉक्यूमेंट लेके आया होगा। लेकिन अगर वो मोबाइल नंबर मेल आईडी के लिए आपसे नहीं भी कह रहा है लगाने के लिए, तो आप जो रेजिडेंट है उसको सजेस्ट करिए कि मोबाइल नंबर और मेल आईडी भी अपने आधार से वो लिंक करा लें, अपने आधार में मोबाइल मेल आईडी को अपडेट करा लें।
क्योंकि मोबाइल नंबर मेल आईडी अपडेट कराने का कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट भी नहीं चाहिए होता है। आप रेजिडेंट को सजेस्ट करोगे तो वो इसको एग्री करेगा, और उसको इन फ्यूचर कभी जरूरत पड़ेगी तो दोबारा से करेक्शन या फिर दोबारा से अपडेट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों को भी एडिशनल कोई ज्यादा मेहनत या एफर्ट करने की जरूरत भी नहीं है। उस समय जब आप रेजिडेंट का फॉर्म भर रहे होते हैं तो उसको सजेस्ट करें कि अपना मोबाइल नंबर, जो भी उनका एक्टिव मोबाइल नंबर है प्रेजेंट टाइम में, उसको वो अपडेट करा दें। साथ में रेजिडेंट जब आते हैं तो रेजिडेंट जो काम कराने आ रहा है, आप उसको देखकर ही पता लग जाता है कि वो पढ़ा लिखा है। और आजकल तो हम लोग सभी लोग स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, रेजिडेंट भी जितने भी हैं सब स्मार्टफोन यूज कर रहे होते हैं। तो स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कोई मेल आईडी जरूर उसने अपनी बनाई होगी, किसी भी ना किसी पर्पज से काम को यूज में लाने के लिए। तो मेल आईडी के लिए भी आप सजेस्ट कर सकते हो कि आप मेल आईडी अपनी अपडेट करा लीजिए आधार में, और आधार एनरोल फॉर्म पे सिंपल सा मेल आईडी आपने मेंशन किया, और जब आप उसका करेक्शन कर रहे हैं तो जो फील्ड्स हैं मोबाइल नंबर और मेल आईडी वाली, तो वहां पे आप मोबाइल नंबर और मेल आईडी भी उसका लिंक करें। इससे क्या होगा, कई बार मोबाइल पे ओटीपी नहीं आता है। मोबाइल पे इस तरह के जो कोई भी किसी का कहीं आधार यूज करने की, अगर मिसयूज करने की कोशिश कर रहा है तो फेलियर वाले मैसेज ओटीपी मोबाइल पे नहीं आते। मोबाइल पे जो केवल इस तरह के ओटीपी आते हैं जो सक्सेस होते हैं। लेकिन मेल आईडी पे अगर रेजिडेंट के आधार से कोई भी कहीं पे भी कुछ भी हिट करने की कोशिश करेगा तो उस पर फेलियर के मैसेज भी आते हैं। तो उस पर्पज से मेल आईडी को भी लिंक अप कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप रेजिडेंट को अपने आधार में मेल आईडी को लिंक कराने के लिए सजेस्ट करें। इसी प्रकार इसमें एक चीज और भी है यहाँ पे देखने वाली, जो जेंडर होते हैं, जेंडर वगैरह के लिए हम लोग कोई डॉक्यूमेंट उसमें नहीं लगता है। तो जेंडर, जब आप लोग अननेसेसरी किसी का कोई जेंडर चेंज या इस तरह की एक्टिविटी करने की कोशिश ना करें। डॉक्यूमेंट से संबंधित ये सारी चीजें जो है व्यवहार में आती हैं कि आप जो रेजिडेंट आ रहा है तो उससे बेसिक सी क्या चीजें आप उसका काम जो अपडेशन कराने आ रहा है वो तो वो करोगे ही आप, लेकिन साथ में और चीजें आप उसके लिए फिर या अपना कस्टमर्स के साथ में अच्छा कम्युनिकेशन, अच्छी सर्विस को एड ऑन करने के लिए क्या क्या चीजें कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि स्ट्रिक्टली अडेयर टू स्टैंडर्ड ऑपरेशन जो प्रोसीजर्स हैं वो सभी अच्छे से आप लोग फॉलो करें, जो बताई गई है गाइडलाइन है उसके अनुसार काम करें। किसी भी रेजिडेंट का कोई भी किसी तरह का जो टेम्पर्ड एप्लीकेशन या डॉक्यूमेंट होता है उसको यूज ना करें। टेम्पर्ड का मतलब जो वो डॉक्यूमेंट लेके आया है उसके साथ में किसी भी तरह की कोई ओवर राइटिंग, व्हाइटनर या कटिंग, इस तरह का कोई भी चीज अगर वो लेके आया है डॉक्यूमेंट को तो हमें यूज नहीं करना है। आधार सर्विस के लिए एडिशनल जो चार्जेस हैं वो नहीं लेने हमें। डेमोग्राफिक अपडेट है या डॉक्यूमेंट अपडेट है, दोनों के लिए 50 रुपीज चार्जेस आपको बताए गए हैं, तो 50 रुपीज चार्जेस ही हमें लेने हैं। प्रिंट के लिए भी आप लोग कलर फोटो कॉपी, जो फोटो पेपर होता है कलर कॉपी और लेमिनेट करके देते हैं, तो 30 रुपीज मैक्सिमम उसके लिए अलाउड है। तो आपको यही चार्जेस रेजिडेंट से लेने हैं, इसके अलावा ज्यादा चार्जेस नहीं लेने हैं। अपना जो सिस्टम है आपको कभी भी विदाउट यूआईडी, सीएससी यूआईडी जो टीम है हमारी, 4 लोग हम यहाँ स्टेट में हैं, हमारे सेंट्रल टीम से भी आपको अगर कभी भी कोई कॉल आती है तो अगर सेंट्रल टीम से या आपको लग रहा है कि अननोन नंबर से कॉल आ रही है और आपको इंसिस्ट कर रहा है कि वो अपना आईडी डेस्क पे दे दीजिए या कोई ओटीपी बता दीजिए, तो प्लीज बिल्कुल भी ऐसा व्यवहार ना करें उनके साथ में। हम लोगों से जरूर संपर्क करें, जो यूआईडी सीएससी यूपी में यूआईडी की टीम है उनको बताएं। अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को भी आप बता सकते हैं, इन केस अगर यहाँ पे स्टेट में आप अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे जिले में डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, डिस्ट्रिक्ट टीम है, उनको बताएं कि इस तरह से हमारा आधार सॉफ्टवेयर को रिमोट पे लेने के लिए, एंड एक्स पे देने के लिए कॉल आ रही है, या कोई ओटीपी या इस तरह की कोई भी एक्टिविटी करने के लिए आपके साथ में व्यवहार बनाने की कोशिश कर रहा है, तो प्लीज किसी को भी अननोन पर्सन को आप लोग अपना एनीडेक्स बिल्कुल भी ना दें। जो आधार पे आप सिस्टम यूज कर रहे हैं उस सिस्टम को एनीडेक्स पे बिल्कुल नहीं दें। अगर किसी भी तरह से आपके आसपास कोई भी और लोग हैं जो कि आधार गलत तरीके से बना रहे हैं, बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कई बार हम लोगों के साथ में आप शेयर करते हैं जानकारी कि सर हमारे क्षेत्र में आके कोई इस तरह से आधार करेक्शन कर रहा है, आधार बनाने का काम कर रहा है, जो कि कहीं पे भी यूआईडीआई की जो वेबसाइट है, क्योंकि जैसे आपके जितने भी सेंटर्स हैं और यूआईडी के जितने भी और भी सेंटर किसी भी रजिस्ट्रार या फिर एजेंसी के हैं, सभी अपॉइंटमेंट यूआईडीआई अपॉइंटमेंट जो पोर्टल है उस पर दिखाई देते हैं। वो
उस पोर्टल पे अगर कोई भी सेंटर डिस्प्ले नहीं हो रहा है, किसी भी ऑपरेटर की जानकारी नहीं आ रही है, और आपके आसपास आके अगर कोई भी आधार करेक्शन या आधार बनाने का कार्य करता है, तो आप यूआईडीआई के जो हेल्पलाइन या मेल आईडीज हैं उन पे वो शेयर कर सकते हैं, उनकी शिकायत कर सकते हैं कि यहाँ पे ये इलीगल तरीके से या अनऑथराइज रूप से आधार करेक्शन या आधार बनाने का कार्य कर रहे हैं। तो इसको लेके भी आप लोग जो है सचेत रहें, और इस तरह के जो लोग हैं उनसे इन्फ्लुएंस होके आप अपने सेंटर पे उनको बुला के या अपने सेंटर पे बैठाकर भी काम कराने की कोशिश ना करें। आप सीएससी के साथ जुड़े हुए हो तो सीएससी के साथ, या सीएससी ने जो आपको प्लेटफॉर्म दिया है आधार यूसीएल या डेमोग्राफिक अपडेट का, उसी प्लेटफॉर्म को यूज करें। किसी भी तरह से और कोई वेबसाइट या कोई और सॉफ्टवेयर या किसी भी दूसरी एजेंसी को बुला के उसके ऑपरेटर को आप अपने सेंटर पे बैठा के आधार से संबंधित अनऑथराइज वे में जो काम है वो बिल्कुल भी ना करें। आप कोई ना दूसरा पोर्टल यूज करें, ना किसी भी दूसरे व्यक्ति या किसी रजिस्ट्रार एजेंसी की मशीन जो चल रही है उसको अपने सेंटर पे बैठा के काम करने के लिए अलाउ करेंगे। क्योंकि आप सीएससी के साथ जुड़े हुए हैं, सीएससी का जो प्लेटफॉर्म है आधार करेक्शन के लिए आपको दिया गया है, आधार डेमोग्राफिक अपडेट के लिए यूसीएल दिया हुआ है। तो जितना भी आपको करेक्शन करना है, चाहे वो मोबाइल लिंकेज है, चाहे नाम करेक्शन है, एड्रेस अपडेट है, डीओबी है, मेल आईडी है, कुछ भी है, किसी भी तरह का डेमोग्राफिक अपडेट है, तो आपको केवल अपने यूसीएल सॉफ्टवेयर के माध्यम से करना है। किसी भी तरह की वेबसाइट्स या किसी के बताने पे, समझाने पे और जो चीजें हैं वो उसको आप प्लेटफॉर्म को यूज नहीं करेंगे जो कि ऑथराइज नहीं है। इस अगर जो यूआईडीआई की गाइडलाइन है या यूआईडीआई के द्वारा जो पॉलिसीज बनाई गई हैं उनका किसी भी तरह से कोई भी वॉयलेशन करता है तो उस वॉयलेशन पे यूआईडीआई के द्वारा भिन्न भिन्न तरह की जो पेनल्टी क्लॉजेज हैं उसके अनुसार पेनल्टी लगती है और वो पेनल्टी इंपोज होगी। तो इस तरह की चीजों से बचने के लिए हमें इन सभी चीजों का ध्यान रखना है। ये व्यवहार से संबंधित कुछ एक चीजें थी जो मैंने आपके साथ में डिस्कस की। अब हम लोग डिस्कस करेंगे आगे डॉक्यूमेंट आधार। जब हम आधार एनरोलमेंट या आधार करेक्शन का कार्य कर रहे होते हैं तो उस समय हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो कि यूआईडीआई के द्वारा वैलिड हैं, किस तरह से बताए गए हैं कि हमें जो डॉक्यूमेंट लेने हैं। सबसे पहले बात करें तो पीओआई, पीओए, पीओआर, डीओबी। डीओबी के लिए जो बर्थ से संबंधित कुछ एक चीजें हैं, ये पीओआई, पीओए, पीओआर, डीओबी मतलब एक तो आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, रिलेशनशिप का प्रूफ या बर्थ से संबंधित प्रूफ। ये चार तरह के जो डॉक्यूमेंट है ये मैंडेटरी हैं। ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं किसी के, तभी कोई नया आधार बनवा पाता है अपना, या कोई करेक्शन कराना है तो इनसे संबंधित कुछ एक डॉक्यूमेंट लेके आएगा तभी वो करेक्शन करवा पाएगा। मान लीजिए पीओआई की बात करें तो किसी को अगर नाम चेंज कराना है, अपनी आइडेंटिटी से संबंधित कुछ भी चेंजेस कराने हैं तो उसको पीओआई लेके आना होगा। अपने एड्रेस में किसी भी तरह का कोई करेक्शन कराना है उसको तो उसे पीओए लेके आना होगा कोई भी। पीओआर रिलेशनशिप के बिहाफ पे जो एचओएफ बेस्ड है या उस तरह के जो हम लोग डॉक्यूमेंट या डिक्लेरेशन के बिहाफ पे जो करेक्शन करते हैं तो वहां पे पीओआर से संबंधित डॉक्यूमेंट्स लेके आने होते हैं। डीओबी डेट ऑफ बर्थ करेक्शन, या डीओबी को अपने आधार में ऑथेंटिकेट कराने के लिए कि हाँ मेरी एज इतनी है तो उसमें उसे बर्थ से संबंधित, अपनी डेट ऑफ बर्थ से संबंधित डॉक्यूमेंट दिखाने होते हैं, तभी उसका आधार हम करेक्शन कर पाते हैं या किसी को आधार अपना नया बनाना है तो वो बनवा पाता है। ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है। ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट को आप अपने सेंटर पे जरूर चस्पा करके रखें। हो सके तो इसको 2x3 या 2x2 अपने सेंटर की जो साइज है उसके हिसाब से आप फ्लैश बैनर बनवा लीजिए, बड़ा बड़ा लिखवा के अपने सेंटर पे जरूर इसको चस्पा करके रखें। अगर फ्लैक्स नहीं बनवा पा रहे हैं तो प्रिंट जरूर बना के रखें। अपने सेंटर पे एक आप बोर्ड बना लीजिए, उस बोर्ड पे इसको A4 साइज पे प्रिंट करके भी क्लियरली बोल्ड लेटर्स में आप प्रिंट करके रखें। क्योंकि कई बार रेजिडेंट्स हम लोगों से आके आर्गुमेंट करते हैं कि हम जो डॉक्यूमेंट लेके आए हैं आप नहीं ले रहे हो, इससे हमने पहले बनवाया था या हमारे भाई का बन गया या हम दूसरे कहीं पे जाते हैं तो वहां पे बन जाता है, आप लोग नहीं बना रहे हो। तो प्लीज उनको जवाब देने के लिए, उनको संतुष्ट करने के लिए आप लोग सेटिस्फेक्शन के लिए ये पीओआई, पीओआर और पीओए से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, वैलिड डॉक्यूमेंट की लिस्ट अपने सेंटर पे जरूर लगाकर रखें और उनको दिखाएं कि हम आपका अगर काम नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज वो हम असमर्थ हैं इसलिए क्योंकि आप जो डॉक्यूमेंट लेके आए हैं वो जो यूआईडीआई की वैलिड डॉक्यूमेंट की लिस्ट है उसमें लाई नहीं करता है, उसमें आपका डॉक्यूमेंट लिस्ट में नहीं आ रहा है, इसलिए हम आपका जो काम आप करेक्शन का कराने आए हैं, नाम का, पता का या फिर कुछ भी और डीओबी वगैरह कराने आए हैं तो वो नहीं कर पा रहे हैं हम लोग।
इसलिए इस डॉक्यूमेंट की लिस्ट को अपने सेंटर पे जरूर लगा कर रखें। आप लगा कर रखोगे तो दिन में 2-4 बार आपके सामने से ये लिस्ट निकलेगी, तो आपको ये ऑटोमेटिक, आप लोग कई बार छोटी छोटी चीजें पूछते हैं कॉल करके, आप दूसरे साथी से पूछते हो, कई बार हमसे पूछने लगते हो कि सर डीओबी के लिए क्या क्या लगा सकते हैं। तो अगर ये लिस्ट आपके सेंटर पर लगी रहेगी तो ये लिस्ट आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी एक समय रहते आने पर। बार बार आपको किसी और से कंसल्ट या पूछने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। डॉक्यूमेंट बेस्ड कुछ एक चीजें और ध्यान रखनी है। जो डॉक्यूमेंट है, वैसे तो पीओआई, पीओआर, पीओए की जो लिस्ट है आपके सेंटर पे लगी रहेगी, लेकिन कुछ और डीपली जो चीजें हैं उन डॉक्यूमेंट्स में ध्यान रखने योग्य वो मोटी मोटी 2-3 चीजें हैं। आप लोग थोड़ा सा इसको याद रखेंगे कि एक तो डॉक्यूमेंट जो भी वो लेके आए रेजिडेंट, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही लेकर आएगा, कलर कॉपी होगी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा। ठीक है। आपको अगर कई बार ये भी रहता है कि वो डॉक्यूमेंट लेके आया ब्लैक एंड व्हाइट है, ठीक है, तो ब्लैक एंड व्हाइट भी जो डॉक्यूमेंट रहते हैं, लेकिन अगर वो ओरिजिनल है तो उसकी ओरिजिनलिटी उस डॉक्यूमेंट में दिखती है। स्टैंप लगा के आया होगा तो स्टैंप तो एटलीस्ट जो इस तरह के साइन या स्टैंप हुए होंगे तो वो तो कलर ही उसमें दिख जाएगा कि वो जो है किस तरह का डॉक्यूमेंट है। फिजिकल चेक करके आप चेक कर पाओगे उसको कि वो ओरिजिनल है या वो कोई भी डुप्लीकेट उसका लेके आया है डॉक्यूमेंट का। ठीक है। तो प्लीज जो भी वो डॉक्यूमेंट लेके आएगा, आप रेजिडेंट से हम लोग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की ही डिमांड करते हैं। हम किसी भी तरह की जीरोक्स या फोटोकॉपी यूज नहीं करते हैं। पीओआई, पीओबी जो भी डॉक्यूमेंट है उसमें रेजिडेंट का नाम जो है वो जरूरी है, रेजिडेंट के नाम से ही वो होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो उसके फैमिली मेंबर का लेके आ गया और बोलेगा कि मेरा आधार सही कर दो। ठीक है। तो वो डॉक्यूमेंट जो लेके आएगा उसके नाम से ही वो डॉक्यूमेंट होने चाहिए। और जब वो डॉक्यूमेंट आते हैं, कुछ एक डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जिनकी वैलिडिटी होती है, जैसे कि आप पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, तो इनकी वैलिडिटी है। या यूआईडीआई का स्टैंडर्ड फॉर्मेट भी हम आजकल यूज करते हैं, जो जिसमें कि एड्रेस अपडेट के लिए या कुछ भी और अपडेट कराना है, तो यूआईडीआई के स्टैंडर्ड फॉर्मेट को जो हम यूज कर रहे हैं तो उसकी भी एक वैलिडिटी है। उस पर ऊपर कॉर्नर टॉप में डेट का कॉलम रहता है। उस डेट में का पर्पज ये है कि जिस डेट में वो यूआईडीआई स्टैंडर्ड फॉर्मेट को जिसने भी कंसर्न ऑफिसर ने गजटेड ऑफिसर से करा के लाया है या फिर ग्राम प्रधान से या किसी से भी वो करा के लाया है, जो भी अथॉरिटी है जिसने की वो साइन या इशू किया है, तो वो जिस डेट में इशू किया है उससे 3 महीने के अंदर ही आप उस डॉक्यूमेंट को यूज कर सकते हैं। तो जो डॉक्यूमेंट जिनकी वैलिडिटी है, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इन सभी की वैलिडिटी होती है 15-20 साल जो भी है। टाइम पीरियड वो उस पर लिखा रहता है, जो डॉक्यूमेंट है उस पर वैलिडिटी या एक्सपायरी, या फिर स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो उनके आईडी कार्ड में भी सेशन वाइज वो जो भी डॉक्यूमेंट आईडी ग्रुप है उसका, तो उस पर सेशन लिखा रहता है। जैसे अभी सेशन चल रहा है जो 22-23 सेशन चल रहा है, तो उस पर सेशन लिखा रहेगा ईयर, हाँ सेशन लिखा होगा या वैलिड अप टू लिखा रहेगा उस पर, जो भी डेट रहेगी स्कूल के आईडी कार्ड की। तो आप लोग जो है इस चीज को देख लें कि जो वो डॉक्यूमेंट लेकर आया है वो वैलिडिटी उसकी एक्सपायर तो नहीं हो गई है। वो टाइम पीरियड उसका जो वैलिडिटी का है, अगर उसके अंदर ही बियॉन्ड द वैलिडिटी लेके आया है तभी आपको यूज करना है, अदरवाइज हम उसको यूज नहीं करेंगे। वाटर बिल है, टेलीफोन बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ये सभी 3 महीने पुराने ही हम यूज करते हैं। इससे ज्यादा पुराना है तो हम इसको यूज नहीं करेंगे। रेंट एग्रीमेंट शुड बी यूज्ड बिफोर एक्सपायरी डेट। एक तो रेंट एग्रीमेंट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो रेंट एग्रीमेंट जो नॉर्मली हम लोग तहसील से या फिर नोटराइज वकील से जो बना के लोग लेके आते हैं, यूज करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे वो उसकी बात नहीं हो रही है। जो रेंट एग्रीमेंट है वो रजिस्ट्रार ऑफिस से जो रजिस्ट्री करते हैं, जिस तरह से रजिस्ट्रार ऑफिस है, तो रजिस्ट्रार ऑफिस से जो जारी किया हुआ रेंट एग्रीमेंट है उस एग्रीमेंट की बात यहाँ पे हो रही है। और वो भी जो है एक्सपायरी डेट से पहले का ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुंबई में 4 साल पहले रह रहे थे और वहां पे कोई उन्होंने वो डॉक्यूमेंट बनवाया था और उसके बाद यहाँ पे आ गए और यहाँ पे अलग जगह रहने लगे हैं, लेकिन मुंबई वाले डॉक्यूमेंट को यूज कर रहे हैं जो एग्रीमेंट था उनका, तो वो एग्रीमेंट आप यूज नहीं कर सकते हैं। वो तो आप लोग जो इस तरह के एग्रीमेंट हैं जिनपे की एक वैलिडिटी या फिर टाइम पीरियड की बात होती है, तो उसमें टाइम पीरियड जरूर देख लें कि बियॉन्ड द वैलिडिटी वो होना चाहिए, एक्सपायर्ड जो है डॉक्यूमेंट नहीं हो। अब एचओएफ बेस्ड जो हम लोग अपडेट करते हैं, आप लोगों को हमने एक फॉर्मेट शेयर किया कि इन केस अगर कोई भी हेड ऑफ द फैमिली मेंबर है, कोई फादर है और वो अपनी फैमिली में जो भी और मेंबर्स हैं, उनके बच्चे हैं, किसी का कराना चाह रहे हैं, तो वो एड्रेस अपडेट करा सकते हैं। ठीक है। तो एचओएफ बेस्ड जो आप लोग एड्रेस अपडेट करेंगे, वहां पे बात हो रही है एचओएफ मतलब हेड ऑफ द फैमिली, जो उस फैमिली का मेन हेड है उसका ही वो अपना डिक्लेरेशन दे सकता है
डाउन लाइन जो उसके फैमिली में मेंबर्स हैं, कि अगर उसके आधार में जो एड्रेस है उनका एड्रेस भी वो कर किया जा सकता है, उनको फिर दूसरे किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे उसी सेम फैमिली के इमीडिएट जो भी उसका वो है हेड ऑफ द फैमिली, उसी का डॉक्यूमेंट या फिर उसी की डिक्लेरेशन के बिहाफ पे एड्रेस करेक्शन होता है, ना कि ये कि दूसरे की फैमिली को कोई वेरीफाई कर देगा कि मैं इन्हें जानता हूं और मेरा एड्रेस ये है। हाँ, पीओआर से संबंधित यहाँ पर रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट वहां पे वो शो करना होता है हेड ऑफ द फैमिली वाले केस में। ठीक है, नेम चेंज, नेम चेंज सभी बीएलई भाई को हमने पहले भी बताया हुआ है। नेम चेंज जो अगर बात करें हम लोग, हम करेक्शन करते हैं, नॉर्मली हम बात करते हैं यहाँ पे करेक्शन की, तो किसी के नाम में कोई माइनर करेक्शन है, स्पेलिंग मिस्टेक है या सरनेम वगैरह उसको ऐड कराना है, तो वहां पे करेक्शन की बात होती है। जहाँ पे चेंज अगर वर्ड आ गया तो वहां पे चेंज आइडेंटिटी, जैसे किसी का नाम है, फर्स्ट नेम की बात हो रही है, राम कुमार से किसी को श्याम कुमार कराना है, ठीक है, या राम कुमार से मोहन कुमार कराना है किसी को अपना नाम, तो यहाँ पे वो उसका नाम पूरा चेंज हो रहा है। दोनों अपने आप में एक अलग नाम है और दो नाम के इस तरह के लोग अलग अलग होते हैं। तो यहाँ नेम चेंज के लिए हम लोग रेजिडेंट को गजेट नोटिफिकेशन कराने के लिए बोलते हैं। गजेट नोटिफिकेशन के लिए उसको किसी भी जानकार वकील से मिलना होता है। ठीक है, और वो पीओआई और पुराना जो उसका कोई नाम रहा होगा उसके फोटोग्राफ से संबंधित पूरी एक प्रक्रिया, अलग एक पूरा प्रोसेस है उसका गजेट नोटिफिकेशन का, उसको फॉलो करते हुए गजेट नोटिफिकेशन करा के लेके आएगा और उस डॉक्यूमेंट को आपके पास आएगा लेके, तभी आप उसका नाम चेंज कर पाएंगे। गजेट नोटिफिकेशन स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो गवर्नमेंट है सरकार, वही कराती है उसको, कोई भी प्राइवेट आदमी या फिर लोकली कहीं से नहीं हो सकता। वो स्टेट या सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उनके थ्रू जो बजट जारी होता है उसमें उन सभी जैसे जो भी कुछ कराना चाहते हैं नाम चेंज, उनके नाम वो पब्लिश होते हैं और वो गजट नोटिफिकेशन जब पब्लिश हो जाएगा तभी उस डॉक्यूमेंट को जारी किया जाएगा और उस डॉक्यूमेंट को यूज किया जाता है। यहाँ पे गजट नोटिफिकेशन का मतलब किसी भी कोई एफिडेविट या फिर कोई ऐसे डॉक्यूमेंट से नहीं है कि वो अपना किसी भी शपथ पत्र को बनवा के ले आएगा। ठीक है, तो इसमें बहुत ही कंफ्यूजन है। हम लोग आप लोगों को मेल पे भी इसको ये बारे में थोड़ा सा डिटेल में शेयर कर देंगे कि किस तरह के रेजिडेंट को कराना है गजट नोटिफिकेशन। तो आप लोग नाम चेंज के लिए रेजिडेंट को गजट नोटिफिकेशन के लिए सजेस्ट कीजिए। किसी भी तरह से आप लोग उसके एजुकेशनल सर्टिफिकेट या फिर भले ही वो ए ग्रेड के किसी भी ऑफिसर से करा के लेके आएगा तो नाम चेंज हम नहीं कर सकते। इस केस में, नाम चेंज वाले केस में केवल गजट नोटिफिकेशन ही बताया गया है, उसको कराना होता है। ठीक है, दूसरी बात आती है कि जो बच्चे जिनके अगर एनरोलमेंट 0 से 5 ईयर एज ग्रुप के हैं और उनकी एज में और बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाई रजिस्ट्रेशन एक्ट, ये इसमें बताया गया है कि जो भी इस एज ग्रुप के जो बच्चे हैं वो अपना बर्थ सर्टिफिकेट के बिहाफ पे इसको करा सकते हैं। चेंज विल नॉट बी कंटिन्यूड एज नेम चेंज फॉर फिक्स और थ्रेशोल्ड टू अपडेट्स अवेलेबल टू ए रेजिडेंट। इसमें नेम चेंज के लिए आप लोगों सबको पता है कि भाई उसने अगर एक बार करा लिया तो दूसरी बार कराने के लिए भी फिर उसको इसमें लिमिटेशंस हैं, एक बार ही करा सकते हैं। दोबारा कराने के लिए अगर वो कराता है तो फिर उसको आप सजेस्ट करेंगे कि आरओ से कंसल्ट करेगा रेजिडेंट। माइनर चेंजेस अगर आपको कुछ करनी होती है तो यहाँ पे ये एग्जांपल्स दिए गए हैं। कुछ एक माइनर चेंजेस के लिए आप लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे विनय कुमार का आधार में नाम है, विनय कुमार पीओआई में है और उसमें कुछ एक मिस्टेक थी उनके स्पेलिंग से संबंधित। प्रोनाउंसिएशन अगर हम किसी का उच्चारण करते हैं और उच्चारण में अगर वो चीज एक ही आ रही है पढ़ने में, तो आप यहाँ पे जो करेक्शन की बात है वो उससे है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन अगर पूरा चेंज हो गया और वो चेंज कराने की कोशिश कर रहे हैं तो वहां पे हमें गजट नोटिफिकेशन के लिए सजेस्ट करना होगा। यहाँ पे आप जो स्लाइड में दिखा रहा हूँ आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कुछ एक स्पेलिंग से संबंधित मिस्टेक्स हैं। कई बार आपको ना सीक्वेंस गलत मिलेगा किसी के नाम का। जैसे इसमें जो थर्ड स्टेप है आप देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा है नीति रविधरन। ठीक है, और वो जो डॉक्यूमेंट लेके आया उसमें लिखा था रविधरन नीति। ठीक है, अगर किसी के नाम जो वो चेंज कराने जा रहा है और वो डॉक्यूमेंट लेके आया उसमें सीक्वेंस में अगर आगे पीछे है और वो डॉक्यूमेंट जो लेके आया है उसमें सीक्वेंस कुछ अलग है तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं।
थर्ड वाला जो मैं आपको स्लाइड शो कर रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे, इसमें लिखा है नीति रविधरन। लेकिन जो वो डॉक्यूमेंट ये आधार में उसके नाम था, जो वो डॉक्यूमेंट लेके आया पीओए, उसमें लिखा है रविधरन नीति। इट मींस उसका केवल सीक्वेंस चेंज हो रहा है, फर्स्ट नेम सेकंड, जो फर्स्ट और लास्ट नेम है उसमें सीक्वेंस में चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह के डॉक्यूमेंट अगर कोई लेके आता है और चेंज कराने की कोशिश करता है तो आप इसको एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अभी यही चीज हम लोग, मैं अभी आपको नेक्स्ट जो पीपीटी है उसमें शेयर करूंगा। आजकल जो हम डॉक्यूमेंट अपडेट वाली बात कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट अपडेट में कुछ एक इस तरह की माइनर चेंजेस को यूआईडीआई ने एक्सेप्ट किया है इसको, और उन्होंने अलाउ कर दिया है इन चीजों को। अगर इस तरह की कुछ मिस्टेक्स के साथ में कोई डॉक्यूमेंट अपडेट करने जा रहे हैं आप, तो आपको फिर उसको डेमोग्राफिक अपडेट करने की जरूरत नहीं है, वो डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेबल है। इसमें संशोधन किया है यूआईडीआई ने। तो इस तरह की चीजों में आप लोग करेक्शन या फिर डॉक्यूमेंट अपडेट करते समय उसके डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये इस तरह के कुछ एक करेक्शंस हैं जहां पे कि हम लोग मैं फिर से बार बार आपको वही दोहराऊंगा कि प्रोनाउंसिएशन आप जो पढ़ने में आ रहा है, वो प्रोनाउंसिएशन में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, ज्यादा बोलने में एक ही चीज आ रही है, तो आप इस तरह के डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये एचओए बेस्ड जो एक डॉक्यूमेंट या डिक्लेरेशन शेयर की गई है, जहां पे कि हेड ऑफ द फैमिली किसी का भी जो है उसके लिए वो अलाउ कर सकता है, पीओआर से संबंधित यहाँ पे दिया गया है, तो इसको यूज कर सकते हैं आप लोग हेड ऑफ द फैमिली वाले केस में। इसमें इमीडिएट फैमिली मेंबर का जो नाम है वो होना चाहिए, फादर, मदर, हस्बैंड, वाइफ, सन, डॉटर, ब्रदर, इस तरह के लोग अपना हेड, अगर वो हेड ऑफ द फैमिली है तो उनको वेरीफाई करके अलाउ कर सकते हैं। हमने इस स्लाइड में यही समझा कि नेम चेंज के लिए एक तो मेन बात यह है कि गजट नोटिफिकेशन कराना जरूरी है। ठीक है, किसी भी तरह का जो है अडॉप्टेशन सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, ये पीओआई के संबंध में ये इस तरह की चीजें यूज नहीं की जाएंगी, हम लोगों को गजट नोटिफिकेशन कराना होगा। ठीक है, दूसरा चीज, हमें डीओबी से संबंधित अगर किसी ने क्रॉस लिमिट हो गई है उसकी जो बताई गई है डीओबी चेंज करने की, अगर वो क्रॉस लिमिट वाला केस हो चुका है तो उसके लिए रेजिडेंट को एक सेल्फ डिक्लेरेशन देनी होती है। और इस केस में केवल हम लोग बर्थ सर्टिफिकेट जारी होता है, बर्थ सर्टिफिकेट को ही यूज करते हैं। दोनों का एक सिंगल पीडीएफ बना के हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसमें एक ऑप्शन अलग से दिया गया है एक्सेप्शन केस के लिए, तो वहां पे उसको सेलेक्ट करके और दोनों की एक साथ सिंगल पीडीएफ बना के अपलोड करते हैं। सेम हम लोग जो है lakhnau.special@uidi.net.in हमारा लखनऊ आरओ है, उसकी मेल आईडी है, उस पर आप लोगों को उसकी एनरोलमेंट स्लिप, डिक्लेरेशन और बर्थ सर्टिफिकेट, ये तीनों डॉक्यूमेंट मेल करने होते हैं। उसमें लिख के उसका डिटेल पूरा कि मैंने क्या, कहाँ पे क्या काम कराया। और नॉर्मली इस प्रक्रिया को जो है मेल करने की जो प्रक्रिया है वो रेजिडेंट को खुद ही करना होता है। इन केस अगर रेजिडेंट इतना समझदार है, पढ़ा लिखा है, या उसके पास मेल आईडी नहीं है, तो आप हेल्प कर सकते हैं उसको मेल करने में। एनरोलमेंट जो डीओबी क्रॉस लिमिट वाले होते हैं, इसमें कई बार देखा गया है कि बीएलई भाई हमारे या फिर जो ऑपरेटर्स हैं वो ये कहते हैं कि हमने जो प्रक्रिया बताई गई थी उसी को फॉलो किया, उसके बावजूद हमारा जो एनरोलमेंट है वो रिजेक्ट हो गया। तो उस पर मुझे आप लोगों को थोड़ा सा क्लियरिटी फिर से यही देनी है कि अगर वो रेजिडेंट का एनरोलमेंट रिजेक्ट हो जाता है तो आपको इस चीज से परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये जो एनरोलमेंट है एक नॉर्मल एनरोलमेंट नहीं है, एक्सेप्शन हैंडलिंग केस है ये। ठीक है, और जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसमें जो हम नॉर्मली एनरोलमेंट कर रहे होते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल केस नहीं था, इसकी प्रक्रिया एक अलग प्रक्रिया बताई गई है, एक मैनुअल प्रोसेस है जिसमें कि आपको एक मेल भी करना होता है। ठीक है, तो आधार एनरोलमेंट क्लाइंट उसको, चूंकि ये नॉर्मल एनरोलमेंट नहीं था, वो 24 घंटे के अंदर आपको रिजेक्शन दिखाएगा और वो रिजेक्ट होगा, एनरोलमेंट 100% रिजेक्ट होता है इस केस में। ठीक है, लेकिन चूंकि जो दूसरा एक पार्ट आपको बताया हुआ है, जो प्रोसेस है कि मेल करने वाला, अगर वो आपने मेल कर दिया है, ठीक है, तो आपको जो 90 डेज की टाइम पीरियड है, 90 दिन का टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड तक पूरा वेट करने के लिए रेजिडेंट को बताना है। ठीक है, जो आपने मेल किए हैं वहां पे ऑन डेली बेस पे जो है मल्टीपल मेल्स जाते हैं उस मेल आईडी पे, तो ये पॉसिबल नहीं है कि जो आपने मेल किया वो 1 2 3 4 दिन में मेल रीड आउट करके और आपका क्यूसी सक्सेसफुल कराया जा सके। तो इसलिए वो जो प्रोसेस है ना, थोड़ा सा ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब उसकी क्यूसी होगी, मैनुअल क्यूसी यूआईडी टीम करेगी,
जो आपके मेल्स गए होंगे उस मेल को चेक करेंगे, और आपने जो एनरोलमेंट क्लाइंट के थ्रू उसका एनरोलमेंट किया है उस डिटेल को वो चेक करेंगे। दोनों चीजें अगर सही पाई जाएंगी, पूरे प्रोसेस को सही से फॉलो किया गया होगा, तो उसकी क्यूसी की बिहाफ पे उसको वो जनरेट किया जाएगा बाद में। ठीक है, तो सभी बीएलई भाई कभी भी परेशान ना हो इस चीज को लेके कि आपने जो एनरोलमेंट किया था वो रिजेक्ट हो गया और हम फिर दोबारा एनरोलमेंट कर देते हैं कई बार। तो प्लीज रेजिडेंट को जो मैक्सिमम टाइम लिमिट किसी भी आधार को जनरेट होने की बताई गई है उस टाइम लिमिट तक वेट करने के लिए बोलिए। इन केस अगर किसी रेजिडेंट को बहुत ज्यादा जरूरत है या फिर उसको बहुत ज्यादा समस्या आ रही है, इस चीज से वो जूझ रहा है, काफी समय से उसका रिजेक्ट हो जा रहा है बार बार, तो आप सजेस्ट कर सकते हैं कि वो आरओ संपर्क कर सकता है रेजिडेंट। वो खुद से संपर्क करे, जो भी डॉक्यूमेंट्स है दस्तावेज के साथ में वो वहां पे पोस्ट भी कर सकता है या फिर जाके सबमिट भी कर सकता है आरओ में। आरओ हमारा जो है लखनऊ है, लखनऊ आरओ जो रीजनल ऑफिस यूआईडीआई है वहां पे जाके वो संपर्क कर सकता है रेजिडेंट खुद से। लेकिन उसको एनरोलमेंट कराना ही होगा। एनरोलमेंट उसे जो क्लाइंट है, चाहे वो यूसीएल हमारे जो बीएलई भाई यूज कर रहे हैं या फिर जो नॉर्मल ईसीएमपी क्लाइंट है जहाँ पे कि न्यू एनरोलमेंट भी होते हैं, उसके थ्रू भी वो कराएगा। ठीक है, लेकिन उसको दोनों प्रोसेस पूरे कराने होंगे। एक तो वहां पे एनरोलमेंट कराएगा क्लाइंट के थ्रू, और दूसरा जो मेल वाला प्रोसेस है उसको भी वो फॉलो करेगा। ठीक है, तो सभी रेजिडेंट को आप सही जानकारी दें, खुद भी अपनी जानकारी को करेक्ट करें कि ये जो प्रोसेस के थ्रू जितने भी एनरोलमेंट होते हैं वो रिजेक्ट इसलिए होते हैं क्योंकि ये असम्पशन केस है, असम्पशन हैंडलिंग में आता है, ये नॉर्मल केस नहीं होता। जो डीओबी क्रॉस लिमिट में चले गए, जो डीओबी चेंज करने की जो ऑप्शंस दिए गए थे उससे ज्यादा वो बार ट्राई कर रहा है अपनी डीओबी को सही कराने के लिए। ठीक है, इसलिए उसका जो एनरोलमेंट है वो नॉर्मल एनरोलमेंट ना होकर के एक एक्सेप्शन एनरोलमेंट में जाएगा, और दोनों प्रोसेस को उसे फॉलो करना होगा। अब आगे हम और चीजों को देखते हैं। आधार अपडेट अभी आप लोग जो करते हो थोड़ा सा इकोसिस्टम को समझ लीजिए, कैसे क्या हम लोग आधार अपडेट करते हैं, तो उसमें क्या चीजों की जरूरत पड़ती है और कौन कौन चीजों को हमें ध्यान रखना होता है। जो हमारा ये ईसीएमपी क्लाइंट है, ये डाटा कैप्चरिंग या फिर एनरोलमेंट जो डेटा एंट्री हो रही है उसको यूआईडीआई सीआईडीआर जो सर्वर है उस पे एंट्री के माध्यम से पहुंचाने का एक मीडियम है। हम लोग क्या करते हैं, जो नॉर्मली हमें क्या करना है, अपना आप लोग जीपीएस जो है तो सबको पता है कि जीपीएस सिंक करते हैं, आप लोग अपना बायोमेट्रिक देते हो तो आपका ऑपरेटर सिंक होता है। ऑपरेटर सिंक होना जरूरी है, ऑपरेटर सिंक नहीं करेंगे तो हमारा क्लाइंट ओपन नहीं होगा। ठीक है, क्लाइंट ओपन होने के बाद में हम लोग फिर अपना जो क्लाइंट है उसमें जो रेजिडेंट है उनकी सभी एंट्री और वो कंप्लीट करते हैं। मैं आपको डॉक्यूमेंट अपडेट के आते हैं। डॉक्यूमेंट अपडेट सर्विस अभी पिछले कुछ एक महीने से इस पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। इसको इसकी जरूरत क्यों है, हमने पहले भी आप सभी को बताया गया है कि जैसे कि आधार आज की डेट में सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला डॉक्यूमेंट हो चुका है। मोस्टली जो सर्विसेज हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की डीबीटी सर्विस हो या फिर सरकार किसी भी और भी डिपार्टमेंट जो सरकारी है, सभी जगह आधार यूज होता है। यहाँ तक कि हम मोबाइल की सिम भी परचेज करने जाते हैं तो वो वहां पे भी जो कंपनियां हैं वो आधार की ही डिमांड करती हैं। ठीक है, तो जब इतना ज्यादा इसका यूज होने लगा है तो क्यों ना इस डॉक्यूमेंट को भी स्ट्रेंथ, मतलब इसको मजबूती देने के लिए समय समय पे यूआईडीआई ने जो गाइडलाइन जारी की है उसके अनुसार ये है कि जो रेजिडेंट हैं, चाहे उन्होंने अगर अपना आधार बनवा लिया है और कभी भी अपने आधार में कोई भी अपडेट नहीं कराया, ठीक है, तो समय समय पे ऐसे सभी रेजिडेंट को, इसमें अभी फिलहाल में 10 साल की जो टाइमलाइन है वो 10 साल यूआईडीआई ने बताया है कि सर्कुलर के अनुसार 10 साल से पुराने जितने भी आधार हैं सभी को कराना है, और इन फ्यूचर भी सभी लोगों को ये 10 साल पे अपने आधार में जो डॉक्यूमेंट अपडेट है पीओआई या फिर पीओआर से संबंधित, पीओए से संबंधित, वो उनको कराने होंगे। ठीक है, तो हम लोगों को लिए ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो कि अभी फिलहाल में तो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग इसलिए और बन गई है क्योंकि एक थोड़ा सा टेंडेंसी है, ह्यूमन टेंडेंसी समझ लीजिए, या फिर होता है ना कि लोगों को जब तक कि भाई जरूरत नहीं पड़ती है ना तब तक वो काम कराता नहीं है। ठीक है, तो अभी कोई ऐसी लिमिटेशन यूआईडीआई के द्वारा या फिर सरकार के द्वारा नहीं लगाई गई कि भाई अगर आप नहीं कराओगे तो आपका आधार काम करना बंद कर देगा, या फिर कुछ ऐसी गाइडलाइन नहीं जारी हुई है, तो इसलिए लोग ज्यादा नहीं करा रहे हैं। लेकिन हम लोगों को जो बताना है, अपने जो भी रेजिडेंट हैं, अपने आसपास के लोग जो रहते हैं, आपके सर्किल में जितने भी लोग हैं,
आपके जानने वाले हैं, सबको ये बधाई है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये जरूर बोला है कहीं ना कहीं कि आने वाले समय में जितनी भी सरकारी योजनाओं का जो लोग लाभ ले रहे हैं, उन लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रहना पड़ सकता है अगर उन्होंने अपना आधार में आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ अपडेट नहीं कराए। क्योंकि देखिए, एक बहुत बड़ा टास्क पहले तो जब 2012-13 से इस आधार का ये जो प्रोजेक्ट है स्टार्ट हुआ, तो एक बड़ी जिम्मेदारी थी कि जो इंडिया जैसे कंट्री में, जहाँ की उस समय भी बात करें तो 100 करोड़ से ज्यादा आबादी थी और अभी भी 130 करोड़ के आसपास आधार जनरेट हो चुके हैं। तो इतनी संख्या में और इतने कम समय में आधार जनरेट करा पाना यूआईडीआई जो गवर्नमेंट है उसके लिए भी एक बहुत चैलेंजिंग टास्क था। ठीक है, लेकिन अब अगर बात करें आज की डेट में तो 100%, अगर एडल्ट की बात करें तो 100% आधार जनरेशन हो चुका है। ठीक है, तो एक बार तो आधार जनरेशन की बात करें तो आधार जनरेट हो चुके सभी लोगों के हाथ में आधार पहुंचा चुकी है सरकार। ठीक, अब लेकिन चूंकि आधार आज की डेट में इतना ज्यादा यूज होने लगा है, तो अब ये भी जरूरी बन गया है कि जो लोगों ने आधार बनवाया है, तो जो आधार बनाते समय या फिर लोगों का समय समय पे रहने का स्थान चेंज हो जाता है या आइडेंटिटी में भी कुछ एक चीजें करेक्शन उसने इस बीच में अगर कुछ कराया है, तो पीओआई और पीओए जो उसके प्रेजेंट टाइम में अपडेटेड रिसेंटली जो पीओआई पीओ है उसको भी वो अपने आधार से अपडेट करा लें। ठीक है, इसलिए इस एक्सरसाइज को कराया जा रहा है। जैसे मान लीजिए कोई 4 साल पहले यहाँ पे कानपुर में रहता था और वो अभी 4 साल से मुंबई रहने लग गया है। ठीक है, अभी बात हो रही है आने वाले समय में आपको एक नया कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, फैमिली आईडी वाला। तो फैमिली आईडी गवर्नमेंट अपने यूपी में भी स्टार्ट करने जा रही है। हर एक फैमिली की एक आईडी होगी और उस आईडी का आधार से ही लिंकअप होगा। ठीक है, अब मान लीजिए जो लोग यूपी में रह रहे हैं, यूपी के लोग ही वो बनेगी फैमिली आईडी। ठीक, यूपी में जो लोग रह रहे हैं वो मुंबई से कुछ लोग आए यहाँ पे ट्रांसफर होके। ठीक है, वो 4-5 साल से यहाँ पे यूपी में रहने लगे, सारे डॉक्यूमेंट उनके यूपी के हो गए लेकिन आधार उनका मुंबई का है। अब वो चाह रहे हैं कि मेरी फैमिली आईडी यहाँ पे, मेरा सब कुछ यहाँ पे है, मेरा मकान भी है, मैंने अपना बिजली का बिल भी आता है मेरा मकान के साथ में, टेलीफोन का, पोस्ट पे जितने भी बिजली बिल हो गए या फिर पानी का बिल है, सब कुछ उसके नाम से यहाँ पे आता है यूपी में, लेकिन उसका आधार बना हुआ है कहाँ का, मुंबई का। तो अगर उसको फैमिली आईडी बनवानी है तो उसको आधार अपना यूपी का करवाना पड़ेगा। तो इस एक्सरसाइज को इसलिए किया जा रहा है। ठीक है, अभी 2-4 महीने में आपको समझ में आएगा फैमिली आईडी का कॉन्सेप्ट, और इसको बहुत जल्दी ही यूपी गवर्नमेंट स्टार्ट करने जा रही है। तो प्लीज सभी लोगों से अनुरोध है कि जब इस तरह का कुछ एक चीज आएगी, कोई एक नया कॉन्सेप्ट आएगा, फिर इसमें भीड़ लगने लगेगी, एक चैलेंज बन जाएगा, लाइन लगेगी कि कितने लोगों के आधार हैं वो सभी के अपडेटेड होने चाहिए। तो इस सभी बीएलई भाइयों से अनुरोध है कि आप खुद अपने आप को एजुकेट करिए और अपने आसपास के लोगों को एजुकेट करिए इस चीज के लिए कि अगर इन केस उन्होंने अपना जो आधार उनका बना था 2011-12 में, उन्होंने जब आधार बनवाया और उसके बाद उनको कोई भी चीज की जरूरत नहीं पड़ी अपडेट कराने की, नाम पता डीओबी किसी भी तरह का कोई भी अपडेट नहीं कराया है, तो उनको अपने डॉक्यूमेंट अपडेट कराने हैं। नाम से संबंधित मतलब जो पीओआई होते हैं वो कराएं, और पीओए है कोई भी डॉक्यूमेंट को जरूर अपडेट करा लें अपने आधार में। ठीक है, अगर उन्होंने केवल मोबाइल नंबर अपडेट कराया था या मेल आईडी अपडेट कराई थी, तो ऐसे लोगों को भी सबको डॉक्यूमेंट अपडेट कराना जरूरी है, क्योंकि सबको पता है, आपको अच्छे से पता है कि मोबाइल नंबर लिंक कराते हैं तो आधार में किसी भी तरह का कोई डायनामिक चेंज नहीं होता है। ठीक है, और उसमें उसके लिए हम कोई भी डॉक्यूमेंट भी नहीं लेते हैं, तो वो अपडेट काउंट नहीं होगा उसका। ठीक है, तो अपडेट डॉक्यूमेंट की जो बात हो रही है, डॉक्यूमेंट प्रोसेस जो है वो इसलिए है कि उन्होंने अपने नाम पता या फिर डीओबी में संबंधित कोई भी चेंज नहीं कराया था। तो ऐसे सभी लोगों को अपना आईडी एड्रेस प्रूफ अपने आधार में अपडेट कराना है। मोबाइल नंबर करा रखा है तब भी कराना है। ठीक है, अगर हाँ उसने इस बीच कोई भी अपना नाम पता या फिर डीओबी चेंज करा लिया, इट मींस यूआईडीआई के पास में वो डॉक्यूमेंट जो थे उसके वो पहुंच गए हैं, रिसेंट डॉक्यूमेंट उसने कुछ ना कुछ यूज ही किया होगा तभी अपना नाम पता या डीओबी चेंज करा पाया है। तो ऐसे लोगों को नहीं कराना। लेकिन ऐसे सभी लोग जिन्होंने आधार तो बनवाया लेकिन वो टाइम टू टाइम कभी कोई फोटो कॉपी की जरूरत पड़ती है तो केवल फोटो कॉपी दे देते हैं और उनका काम चल रहा है, उनका काम कभी रुका नहीं, कहीं पे भी ऐसी जगह नहीं यूज किया उन्होंने जहां पे भी कोई उनको बोलता कि आपके आधार में ये चीज मैच नहीं हो रही है, मिसमैच है। ठीक है, तो ऐसे सभी लोगों को जिन्होंने कोई अपडेट नहीं कराया अपने आधार में पीओआई और पीओए से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट है अपडेट कराने अनिवार्य है। कैसे करा सकते हैं, एक तो रेजिडेंट जो है
ऑफलाइन ऑनलाइन दो तरह के मोड हैं। हम लोग तो आपकी बात करें तो हमारे जितने भी एली भाई हैं सभी यूसीएल क्लाइंट यूज करते हैं, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, और इसके लिए 50 रुपए फीस जो है वो यूआईडीआई द्वारा निर्धारित की गई है। आप लोगों को रेजिडेंट से 50 रुपए ही लेने हैं। इसके अलावा आप किसी भी तरह के कोई एक्स्ट्रा चार्जेस या फिर रेजिडेंट के साथ में अननेसेसरी ओवर चार्जिंग की जो प्रक्रिया है उसमें प्रोसेस में इन्वॉल्व ना हो। ये क्लाइंट है हमारा, जिस तरह से वर्क करता है आप लोग सभी बीएलई भाई यूज करते हैं, किस तरह हम लोग करेंगे, आधार नंबर डालते हैं, उसकी डिटेल फैच करेंगे, और जो भी आधार नंबर डालने के बाद में आपकी स्क्रीन पे जो रेजिडेंट है उसकी डेमोग्राफी से संबंधित जानकारी आपको दिखने लगेगी। उसका नाम क्या है, उसका पता क्या है, उसकी डीओबी क्या है, इसको चेक कर लें अपने आधार जो वो लेके आया है उससे, और उसके साथ में जो भी वो डॉक्यूमेंट लेके आया है पीओए आईडी एड्रेस प्रूफ, उसको मैच कर लें कि एग्जैक्टली उसके रेजिडेंट की जो डेमोग्राफिक डिटेल है उसके आईडी एड्रेस प्रूफ जो भी वो अपडेट कराने जा रहा है उससे मैच हो रही है। अगर उसमें कुछ भी मिसमैच है, नाम में मिसमैच है, उसकी डीओबी में मिसमैच है, एड्रेस में अपडेट मिसमैच है, तो प्लीज ऐसे डॉक्यूमेंट्स को आप अपलोड ना करें, नहीं तो वो रिजेक्शन में चला जाएगा और हमारे जो रिजेक्शन काउंट है उसमें काउंट होगा वो। ठीक है, अगर उसको अपने जो डॉक्यूमेंट वो लेके आया है उससे उसके संबंधित ही अपडेट कराना है तो फिर उसको सजेस्ट करेंगे हम लोग कि आप डेमोग्राफिक अपडेट कराइए। तो जो दूसरा हमारा नॉर्मल डेमोग्राफिक अपडेट का प्रोसीजर है उसको हम फॉलो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो डॉक्यूमेंट्स वो लेके आए एग्जैक्ट अगर डिटेल मैच हो रही है तो पीओए लेकर उसको अपडेट करके स्कैन करके अपलोड कर देंगे। सेम जैसे हम वेरीफाई करते हैं वेरीफाई करेंगे। जो आधार एनरोलमेंट फॉर्म है, स्लिप है, वो दोनों स्कैन करके अटैच करके अपलोड कर देंगे और सिंपल इस तरह से डॉक्यूमेंट अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपडेट में जो है दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है मेनली, जैसा कि मैंने बताया आपको कि एक तो आप लोग जो डॉक्यूमेंट को लेके आया है उससे संबंधित जो डॉक्यूमेंट या आधार में डिटेल है उसको एग्जैक्ट मैच कर लें। अगर मिसमैच है तो यहाँ पे आपको उसको यूज नहीं करना है। एक नोटिफिकेशन अभी रिसेंटली इशू हुआ है यूआईडीआई के द्वारा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपडेट जितने भी हमारे बीएलई भाई हैं इसको ध्यान से पढ़ें कि इसमें कुछ माइनर करेक्शन यूआईडीआई ने बोला है, जो कि मैं आपको पहले बता रहा था अभी थोड़ी देर पहले दूसरी स्लाइड में, कि पीओआई और पीओए जो हम लोग बात कर रहे हैं ना कि बिल्कुल ही मैच होना चाहिए, तो उसमें कुछ एक चेंजेस यूआईडीआई ने किए हैं कि कौन कौन सी चीजों को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। यहाँ लिखा है इन्होंने, इन केस वेयर द पार्ट ऑफ द नेम नॉट इन सेम सीक्वेंस पीओआई इन आधार द सेम में बी एक्सेप्टेड। जो मैं आपको पहले वाली स्लाइड में दिखाना चाह रहा था, जैसे किसी का नाम में फर्स्ट नेम और जो उसका लास्ट नेम है उसमें सीक्वेंस में अंतर है। ठीक है, मतलब आधार में उसका नाम लिखा है पवित्र कुमार और जो पीओआई लेके आया है उसमें लिखा है कुमार पवित्रा। ठीक है, तो इस तरह के डॉक्यूमेंट आप एक्सेप्ट कर लेंगे उसको। ठीक है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का जो सीक्वेंस है केवल सीक्वेंस चेंज हो रहा है। ठीक है, उसकी आइडेंटिटी मतलब ऐसे नहीं लग रहा है कि वो अलग ही आदमी है कोई। ठीक है, तो इस तरह के डॉक्यूमेंट को आप यहाँ पे यूआईडीआई ने बोला है हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, अभी तक हम लोग स्पष्ट बोल रहे थे कि अगर किसी के आधार में स्पेलिंग में भी बिल्कुल वो चीज है तो हम यूज नहीं करेंगे, तो यहाँ पे यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 2 नंबर पे लिखा हुआ है माइनर स्पेलिंग मिस्टेक, मतलब प्रोनाउंसिएशन अगर हम कर रहे हैं, किसी का नाम जैसे सविता है और सविता दो तरह से लिखते हैं लोग कई बार, ऐसे BAITA लिखेंगे और ऐसे BITHA लिखेंगे। दोनों अगर हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं पढ़ने में बोलने में जो निकल के आता है, पढ़ने में तो आपको लगेगा कि स्पेलिंग अलग अलग है। ठीक है, लेकिन बोलने में अगर हम इसको प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो सविता ही बोला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे अगर डॉक्यूमेंट कोई भी लेके आ रहा है तो आप एक्सेप्ट करेंगे। कई बार आपको जो है कुछ लिखा जो पुराने आधार बने हुए हैं तो उसमें आपको जो यहाँ पे 4th नंबर वाला केस है, इसमें एक केस और दिखाया गया है कि अगर फॉर एग्जांपल राम सुंदर मनोहर, आधार में लिखा है राम सुंदर मनोहर और उसका जो पीओआई है उसमें शॉर्ट में लिखा हुआ है RS मनोहर। ठीक है, तो इस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी यहाँ पे एक्सेप्टेशन उसका लिए एक्सेप्टेड बोला है उन्होंने कि वो एक्सेप्ट करेंगे जब इसकी क्यूसी होगी, क्योंकि अभी जितने भी डॉक्यूमेंट अपडेट जो जब से प्रोसेस स्टार्ट हुआ है तो इसके लिए अलग से प्रोसीजर बनाया जा रहा है, पूरा चल रहा है इस पे काम। ठीक है,
तो ये कुछ एक माइनर चीजें हैं जो कि आपको बोला गया है। पैन कार्ड विद और विदाउट सिग्नेचर में भी एक्सेप्टेड। यहाँ पे पैन कार्ड है, जैसे पैन कार्ड में सिग्नेचर मैंडेटरी होती है, पैन कार्ड में सिग्नेचर होते ही है जनरली। अगर उसमें पैन कार्ड में सिग्नेचर नहीं भी है तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि पैन कार्ड विदाउट सिग्नेचर भी यहाँ पे एक्सेप्टेड है। ये डॉक्यूमेंट अपडेट वाले प्रोसेस के लिए मैं बता रहा हूँ आप सभी लोगों को। डॉक्यूमेंट अपडेट प्रोजेक्ट के लिए ये एप्लीकेबल है चीजें, ना कि आपको डेमोग्राफिक अपडेट के लिए बात हो रही है यहाँ पे। क्योंकि ये एक बड़ा चैलेंज आ रहा था, और आप लोग भी कई बार हम लोगों से ये बोलते हैं कि ज्यादातर लोगों के सर जो आधार है ना पहले बने हुए, उन आधार में अगर वो लोग डॉक्यूमेंट लेके आते हैं तो 90% केसेस में ऐसा मिल रहा है कि मिसमैच मिलता है। तो मिसमैच मिलता है, फिर हमें डेमोग्राफिक अपडेट के लिए सजेस्ट कराना पड़ता है उसको। और डेमोग्राफिक अपडेट कराने के लिए रेजिडेंट एग्री नहीं है, वो कह रहा है नहीं मेरा तो इसी आधार से सारे काम हो गए हैं और मुझे तो आधार में कुछ भी अब चेंज नहीं कराना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट से संबंधित जो एक नई गाइडलाइन मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ चीजों को, वो चीज आप ध्यान रखिए कि अगर इस तरह की अगर मिस्टेक के साथ में भी अगर कोई डॉक्यूमेंट लेके आ रहा है तो हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, ये यूआईडीआई के द्वारा ऑफिस मेमोरेंडम अभी जनवरी में ही और लास्ट वीक में आया है कि अगर इतना कोई माइनर मिस्टेक्स हैं तो यूआईडीआई ने इसको एक्सेप्टेबल बताया है, एक्सेप्ट करेंगे वो उसको। यहाँ पे क्लेरिफिकेशन दोबारा से यूआईडीआई ने दी है नोटिफिकेशन में इसमें कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट है तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट को ऑनलाइन डॉक्यूमेंट प्रोसीजर में बिल्कुल भी यूज नहीं किया जाएगा। इसको एक्सेप्टेड, उन्होंने नॉट एक्सेप्टेड लिखा है, इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो। In case of change of surname after marriage in Aadhaar, resident may be advised to get their name update in Aadhaar। यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं, कई बार ये होता है हम लोगों से, आप लोग ये क्लेरिफिकेशन लेने की कोशिश करते हो कि कोई भी लेडीज है या फिर किसी का भी शादी होती है तो शादी के बाद में सरनेम नॉर्मली कई बार लोगों के चेंज होते हैं। तो उस केस में हमें क्या करना है, उस रेजिडेंट को सजेस्ट करना है कि पहले आधार को अपडेट करा लेगा, नाम में अपडेट कराएगा आधार में। यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम ऐसे डॉक्यूमेंट्स को। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी का सविता देवी थी और सविता शर्मा हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे सविता देवी से सविता शर्मा हो रहे हैं, इसका मतलब उनके जो है सरनेम में चेंजेस हो रहे हैं। तो सरनेम चेंज करने के लिए उसको डेमोग्राफिक अपडेट करने के लिए आप सजेस्ट करेंगे, आधार में नाम चेंज होगा उसका। इन ऑल अदर केसेस द रेजिडेंट शैल सबमिट पीओआई एज पर द वैलिड डॉक्यूमेंट लिस्ट। और सभी केसेस में जो यूआईडीआई की वैलिड डॉक्यूमेंट लिस्ट है उसके अनुसार हम डॉक्यूमेंट यूज करेंगे। पीओए से संबंधित कुछ एक अभी तक जो बात हो रही थी डॉक्यूमेंट अपलोड वाले जो अपडेट प्रोजेक्ट है, उस पर हम लोग आईडी प्रूफ से संबंधित जो एक कुछ करेक्शन या यूआईडीआई ने गाइडलाइन चेंज की वो हमने डिस्कस की। अब बात करेंगे हम लोग पीओए से संबंधित। एड्रेस डॉक्यूमेंट अपडेट करते समय अगर एड्रेस से संबंधित कोई डॉक्यूमेंट लेके आया और उसको अपडेट कराने जा रहे हैं तो इसमें कुछ एक चीजें अगर ये मिस्टेक्स हैं भी तो भी हम लोग इग्नोर करेंगे। यहाँ पे पहले नंबर पे इन्होंने बोला है इन केस विलेज नेम एंड सब डिस्ट्रिक्ट नेम, गांव का नाम और सब डिस्ट्रिक्ट का नाम जो एड्रेस प्रूफ है वो डॉक्यूमेंट में आधार डेटा से मैच नहीं हो रहा है। पिन कोड में भी इग्नोर, मतलब पिन कोड में अगर चेंजेस है लेकिन उसका नाम जो गांव का नाम है, डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट है, अगर ये सारी चीजें मैच हो रही हैं, केवल पिन कोड में अगर चेंजेस हैं तो इसको इग्नोर करेंगे हम लोग, ऐसे डॉक्यूमेंट को हम अपलोड कर देंगे। मैं दोबारा से दोहरा रहा हूँ इस पॉइंट को। यहाँ पे यूआईडीआई ने ये बोला है कि अगर आधार में किसी के गांव का नाम, उसकी डिस्ट्रिक्ट का नाम, उसकी तहसील का नाम, ये सारी चीजें मैच हो रही हैं जो वो डॉक्यूमेंट लेके आया है उससे, ठीक, लेकिन पिन कोड में अंतर है। मान लीजिए जो पिन कोड है उसके आधार में वो 226,001 है, लेकिन जो वो एड्रेस प्रूफ लेके आया है उसमें 262,002 है। तो यहाँ पे पिन कोड में अगर चेंजेस हैं तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, इसके लिए यूआईडीआई ने अलाउ कर दिया है। इन केस ऑफ विलेज नेम एंड पिन कोड इन पीओआई डॉक्यूमेंट आर मैचिंग विद आधार देन सब डिस्ट्रिक्ट ने भी इग्नोर्ड। यहाँ पे दूसरी चीज इन्होंने फिर चेंज की, इन्होंने बोला कि गांव का नाम और पिन कोड मैच हो रहा है उसके एड्रेस से, ठीक है, लेकिन उसकी जो सब डिस्ट्रिक्ट है वो अगर उस पर नहीं भी है, सब डिस्ट्रिक्ट जनरली होती भी नहीं है उसके आधार में, लेकिन उसके एड्रेस प्रूफ में सब डिस्ट्रिक्ट है लिखा हुआ। इस पॉइंट को थोड़ा सा क्लियर समझिए आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गांव का नाम, पिन कोड उसके आधार के एड्रेस से जो डॉक्यूमेंट लिखा है बिल्कुल मैच कर रहा है, लेकिन सब डिस्ट्रिक्ट उसमें है ही नहीं, तो आप उस डॉक्यूमेंट को हम ले ना लें। तो इसका ये आंसर है कि अगर सब डिस्ट्रिक्ट उसके
आधार में नहीं है, लेकिन उसके एड्रेस प्रूफ जो वो लेके आया उसमें लिखी हुई है, एडिशनल है वो, ठीक है। तो ऐसी चीज को भी हम इग्नोर कर देंगे, क्योंकि आधार में जनरली सब डिस्ट्रिक्ट लिख के नहीं भी आता है, ठीक है। लेकिन वो एड्रेस प्रूफ लेके आएगा, तो एड्रेस प्रूफ में तो ज्यादातर ये सारी चीजें लिखी रहती हैं, ब्लॉक भी लिखा रहता है जनरली कई बार। तो यहाँ पे हम ये ध्यान देंगे कि उसके गांव का नाम आ रहा है, भाई पिन कोड भी आ रहा है। तो मेन जो चीज है यहाँ पे, अगर गांव का कोई भी रेजिडेंट है तो बात जो निकल के आ रही है वो ये आ रही है कि गांव का नाम और पिन कोड चेक कर लो आप लोग, ठीक है, ये मैच हो रहा है। जैसे वहां पे हम बात कर रहे थे कि किसी की फर्स्ट नेम जो है ना वो मेन आइडेंटिटी होती है, किसी का पहला नाम है, अगर वो चेंज हो रहा है तो इसका मतलब हम उसे नाम चेंज की संज्ञा लेते हैं, उसको करेक्शन नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर कोई गांव में रहने वाला व्यक्ति है, उसका गांव का नाम सही है और पिन कोड से कुछ मिसमैच हो रहा है, उसकी सब डिस्ट्रिक्ट से कुछ मिसमैच हो रहा है, तो हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ पे गली, कई बार जो स्ट्रीट नंबर या गली इस तरह का जो रहता है, कोई भी सिटी में रह रहा है, जो रेजिडेंट होते हैं उसमें भी अगर कुछ एक मिस्टेक्स हैं, उसके डॉक्यूमेंट अपडेट जो कराने आए हैं डॉक्यूमेंट लेके वो एड्रेस में, तो इसको भी एक्सेप्ट करने के लिए यूआईडीआई ने अलाउ कर दिया है। ट्रांसलेशन से संबंधित, मतलब जो भी प्रोनाउंसिएशन के बाद में अगर चीज आ रहा, पढ़ने में आ रहा है वही चीज आ रहा है, प्रोनाउंसिएशन उसका एक ही आ रहा है, तो हम लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। फिफ्थ नंबर पॉइंट पे यहाँ पे इन्होंने बोला है कि अगर किसी के एड्रेस प्रूफ में वार्ड नंबर, लैंडमार्क, मतलब जो भी वो डॉक्यूमेंट जो डिटेल में चीजें रहती हैं, क्योंकि भी अगर सिटी में रहने वाला व्यक्ति है तो सिटी में हाउस नंबर, लैंडमार्क भी लिखा रहता है, कई बार स्ट्रीट नंबर भी लिखा होगा, वार्ड नंबर भी लिखा होगा। तो इन्होंने यहाँ पे ये क्लियरली डिफाइन किया है कि इफ द रेजिडेंट प्रोवाइडिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर द अपडेटिंग POL like ward number, landmark, etc., but it is not available in corresponding document given by the resident, then it may be accepted. However, flat number, house number should be exactly matched with the POA document. यहाँ गांव वाले केस में तो हमने क्या देखा, वहां पे हमने गांव मैच किया, ठीक है। गांव मेन आइडेंटिटी है, अगर कोई गांव में रहता है, उसकी अगर तहसील नहीं लिखा है, पिन कोड में मिसमैच है, तो हम एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे उन्होंने मेन, अगर हम सिटी की बात करें तो हाउस नंबर या फ्लैट नंबर की बात की है। हाउस नंबर और फ्लैट नंबर अगर उसके आधार और पीओ में मैच हो रहा है, बाकी और चीजें डिटेल में लैंडमार्क या वार्ड नंबर नहीं भी लिखा है, तो इस तरह के डॉक्यूमेंट भी एड्रेस प्रूफ के रूप में हम लोग डॉक्यूमेंट अपडेट करते समय एक्सेप्ट कर लेंगे। यूआईडीआई स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो है, यहाँ पे इन्होंने ओनली पीओए डॉक्यूमेंट रिलैक्सेशन एज मेंशन्ड अबव, यहाँ पे यूआईडीआई स्टैंडर्ड फॉर्मेट एड्रेस प्रूफ के रूप में डॉक्यूमेंट में यूज कर सकते हैं आप लोग। आईडी प्रूफ में स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको यूज नहीं करना है। ब्लैंक स्टैम्प ऑन फोटोग्राफ इन पासबुक विच इज यूजुअली स्किप्ड इज नॉट अवेलेबल, मे बी आल्सो एक्सेप्टेड। कई बार क्या होता है कि जो स्टैम्प है, हम लोग पासबुक की बात करें, अगर हम पासबुक भी यूज करते हैं, तो वहां पे ब्लैंक स्टैम्प ऑन फोटोग्राफ पे अगर स्टैम्प सही से नहीं लगी है या फिर ब्लैंक है, बैंक की जो स्टैम्प है अगर वो नहीं भी है वहां पे, तो उन्होंने इसको एक्सेप्टेबल बोला है। क्लियरिटी यहाँ पे फिर से दोबारा दी है कुछ चीजों पे इन्होंने, पीओए डॉक्यूमेंट not containing or there is mismatch in state pin code due to a revision of administrative boundaries or the state document ye advised to get her date। एड्रेस प्रूफ में अगर पिन कोड में कुछ एक ऐसे चेंजेस हैं जहां की स्टेट, डिस्ट्रिक्ट या सब डिस्ट्रिक्ट की उस तरह का कुछ एक चेंजेस हुए हैं। पिन कोड आप लोग देखते हैं कई बार, आप लोग जब करेक्शन भी कर रहे होते हैं तो कुछ पिन कोड आते नहीं है, अब रेजिडेंट बोलता नहीं हमें यही पिन कोड चाहिए। तो इस तरह के जितने पिन कोड्स हैं वो हमें डायरेक्टरी, जो डायरेक्टरी है उसमें ऐड ऑन कराने होते हैं। उसके लिए आप लोग सजेस्ट कर सकते हो, हम लोगों के साथ में शेयर कर दीजिए कि आपके एरिया के ये पिन कोड्स हैं, वो आपके क्लाइंट में नहीं आ रहे हैं और वो पिन कोड्स अवेलेबल हैं, पोस्ट ऑफिस उस पिन कोड के साथ में है ग्राउंड पे अगर फिजिकली, तो ऐसे पिन कोड्स को आरओ के साथ में शेयर किया जाता है और उसको ऐड ऑन कराया जाता है। तो प्लीज इस तरह के पिन कोड्स को, अगर आपके साथ में कुछ एक चैलेंज आ रहे हैं, आप नॉर्मली भी चैलेंज फेस करते होंगे कई बार कि कुछ पिन कोड्स नहीं आ रहे हैं एरिया पिन कोड, और वो है वहां पे ग्राउंड पे, तो ऐसे पिन कोड्स की डिटेल आप लोग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं।
अगर एड्रेस प्रूफ जो भी लेके आया है वो डॉक्यूमेंट, उसमें बहुत ही कम जानकारी है। इन द एड्रेस मेंशन्ड इन आधार हैज फ्यूअर डिटेल देन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द पीओए। मतलब आधार में बहुत ही कम जानकारी, केवल कुछ एक चीज लिखी हुई है, और लेकिन उसके एड्रेस प्रूफ में डिटेल्ड में पूरा एड्रेस लिखा हुआ है। और रेजिडेंट चाह भी ये रहा है कि उसके एड्रेस में, एड्रेस प्रूफ में जो चीजें लिखी हुई हैं वही उसके आधार में हो जाए। तो उसके लिए सजेस्ट करेंगे हम लोग कि वो अपना एड्रेस अपडेट करा लेगा आधार में। डॉक्यूमेंट अपडेट करने से उसका एड्रेस चेंज नहीं होगा आधार में। ठीक है, तो ये एड्रेस प्रूफ से संबंधित जो डॉक्यूमेंट हम लोग, डॉक्यूमेंट अपडेट फीचर या प्रोजेक्ट आया है नया, उसमें करते समय पीओआई पीओए जो आप लोग ले रहे हो, इन सब चीजों को आप लोगों को ध्यान रखना है। कुछ एक एरर और पेनल्टीज की बात कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि जो काम कर रहे हैं हम लोग अभी पिछले कुछ एक महीनों से, आप लोग देख रहे होंगे कि एक बड़ा चैलेंज हम लोगों के सामने अब ये आ गया है कि काम करते हैं तो आईडी सस्पेंड हो जाती है, फिर उस पर पेनल्टीज भी आ रही है रिजेक्शन के बिहाफ पे। तो ये कुछ एक पेनल्टीज और रिजेक्शन है, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे मेन आप लोगों को ये समझना होगा कि डीओई 1 डीओई 2 की जो डेफिनेशन है वो एग्जैक्टली है क्या। डीओई 1 की बात करें तो फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट या मिसिंग डॉक्यूमेंट। फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट से मतलब क्या होता है, इस तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट जिसमें कि वो डॉक्यूमेंट जो लेके आया है, आपको लग रहा है कि उसने डॉक्यूमेंट के साथ में कुछ ना कुछ छेड़छाड़ की है, मतलब वाइटनर लगाया है उसके साथ में, ओवर राइटिंग की है, कटिंग की हुई है। ठीक है, इस तरह की जो भी चीजें हैं वो फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट में आती है कि डॉक्यूमेंट को फ्रॉड कर दिया गया। मिसिंग डॉक्यूमेंट, आपने किसी के भी पीओआई पीओए या फिर जिससे संबंधित जो डॉक्यूमेंट लेना होता है उससे संबंधित डॉक्यूमेंट ना लेकर के आपने ब्लैंक पेपर जो है स्कैन कर दिया, वो डॉक्यूमेंट ही नहीं है जो आईडी एड्रेस प्रूफ या फिर उसकी बर्थ से संबंधित डीओबी अगर करेक्शन किया है आपने, तो बर्थ से संबंधित जो डॉक्यूमेंट लेना था वो नहीं दिया आपने। तो इस तरह के जो मिसिंग डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे डॉक्यूमेंट एरर 1 डीओई 1 काउंट किया जाता है। ठीक है, पुअर क्वालिटी डॉक्यूमेंट, पुअर क्वालिटी से मतलब जो डॉक्यूमेंट वो लेके आया है उस डॉक्यूमेंट की क्वालिटी ठीक नहीं है, जो जो पेपर है वो बहुत ज्यादा रफ है, बहुत पुराना है, गले सड़े पेपर का यूज किया गया है, डॉक्यूमेंट पढ़ने में नहीं आ रहा है जो उसमें डिटेल रहती है। इनवैलिड डॉक्यूमेंट, इनवैलिड डॉक्यूमेंट जो यूआईडीआई के द्वारा स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट बताए गए हैं, जैसे पीओआई पीओए पीओआर और पीओबी, जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट यूआईडीआई के द्वारा जारी की गई है, जो वो डॉक्यूमेंट लेके आया है उस लिस्ट में वो डॉक्यूमेंट नहीं आता है, तो वो सभी डॉक्यूमेंट इनवैलिड डॉक्यूमेंट माने जाते हैं। वो डॉक्यूमेंट यूआईडीआई की स्टैंडर्ड गाइडलाइन के हिसाब से नहीं है। ठीक है, डेमोग्राफिक डेटा मिसमैच, मान लीजिए किसी के आधार में जब आप एनरोलमेंट कर रहे होते हो या फिर एनरोलमेंट करेक्शन कर रहे हो किसी का, तो आपने क्लाइंट में तो कुछ लिखा, लेकिन डॉक्यूमेंट में लिया जो उसका तो उसमें कुछ और लिखा हुआ है, मतलब जो डेमोग्राफिक डिटेल है उसमें मिसमैच हो गया। ठीक है, आपने एनरोलमेंट करते समय किसी का नाम जो है राम कुमार है और डॉक्यूमेंट वो लेके आया उसमें श्याम कुमार लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे डेमोग्राफिक डेटा मिसमैच में वो एरर काउंट किया जाएगा। ठीक है, और ये डीओई 2 में आता है। यहाँ पे थोड़ा और डिटेल में चीजें दी गई हैं कि किस तरह के जो वो है, इस पे पेनल्टीज की बात आ रही है, तो पेनल्टी क्या है। अभी जो डीओई 2 की पेनल्टी जो पहले की 25 रुपए पर पैकेट हुआ करती थी, इसको बढ़ाकर अभी यूआईडीआई ने 1000 रुपए पर पैकेट कर दिया गया है। पुअर क्वालिटी डॉक्यूमेंट, डेमोग्राफिक डेटा मिसमैच, डेलिट इनवैलिड डॉक्यूमेंट, जेंडर फोटो मिसमैच, एज फोटो मिसमैच। जेंडर फोटो मिसमैच क्या होता है कि अगर वो शकल से जो उसका चेहरा है उससे वो मेल लग रहा है, लेकिन जब हमने एनरोलमेंट किया या अपडेट किया उसका तो उसको फीमेल कर दिया, जेंडर उसका चेंज हो गया। ठीक है, एज फोटो मिसमैच, अगर उसकी फोटो से देखें तो उसकी फोटो में एज लग रही है 10 साल, लेकिन बाई मिस्टेक उसकी जब टाइपिंग करते समय या फिर क्लाइंट में हमने उसकी एज जो है वो 25 साल कर दी। ठीक है, या कई बार लोग लेके आते हैं डॉक्यूमेंट, तो लेकिन हमें ये चीज तो खुद देखने से भी पता लग जाएगी ना किस एज का है वो देखने वाला बंदा। ठीक है, वो भले ही कितनी भी एज कराने लेके आया हो, डॉक्यूमेंट लेके आया है उससे रिलेवेंट, तो उस डॉक्यूमेंट रिलेवेंट जो भी लेके आया उसकी भी सत्यता की आप जांच कर सकते हैं। हाँ, फिजिकल चेक कीजिए उस चीज को कि जो विजुअली जो चीज नहीं दिख रही है आपको तो आप कैसे कर सकते हैं। एज फोटो मिसमैच में विशेषता इस चीज का ध्यान रखें, और जेंडर फोटो मिसमैच में भी विशेषता ध्यान रखें।
यहाँ पे सीधे सीधे ऑपरेटर्स की गलतियां मानी जाती हैं कि भाई अगर ऑपरेटर, हम जितने भी ऑपरेटर हैं सभी एनएसईआईटी का सर्टिफिकेट पास किए हैं, तो ये समझा जाता है कि हमने प्रॉपर जो चैनल है उसको, प्रोसीजर को पूरा समझा है, एनरोलमेंट की हमें जानकारी है कि एनरोलमेंट हमें कैसे करने हैं और एनरोलमेंट करने के दौरान हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है। ठीक है, तो कोई कराने भी आ रहा है ना, तब भी हमें उससे क्रॉस क्वेश्चन करना है भाई कि आपकी एज इतनी लग नहीं रही है, आप क्यों कराना चाह रहे हैं, आप कहाँ से ये डॉक्यूमेंट लेके आ गए। ठीक है, प्लीज इन सभी जो एरर से बचने के लिए हमें थोड़ा सा सावधानियों का ध्यान रखना है, नहीं तो हमारी आईडी भी सस्पेंड होती है और हमारे जो पर पैकेट पेनल्टी क्लॉजेस बनाए हुए हैं यूआईडी की तरफ वो भी इम्पोज होगी हम पे। डीओई वन जो फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट, मिसिंग डॉक्यूमेंट था, उसमें 10,000 रुपए पर पैकेट पेनल्टी है। बायोमेट्रिक एरर, आप लोग बायोमेट्रिक करते नहीं है तो वो आपके लिए है नहीं। अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज मतलब एनरोलमेंट करते समय डेमोग्राफिक आपने कुछ भी एब्यूजिंग लैंग्वेज या फिर उस तरह की अगर कुछ भी आप करेंगे तो वो उसमें आएगा। इसके अलावा यूआईडीआई की अगर जो सॉफ्टवेयर है उसके साथ में किसी भी तरह का कोई भी हम टेम्परिंग या कुछ करते हैं, गमी फिंगर या फिर रबड़ थंब यूज किया जा रहा है, तो उसमें ये पेनल्टी जो है पर ऑपरेटर लगती है। ओवर चार्जिंग, पैसे ज्यादा लेने पे 50 रुपए डेमोग्राफिक अपडेट का है, उससे ज्यादा लेते हैं, डॉक्यूमेंट अपडेट का भी 50 रुपए है, उससे ज्यादा लेते हैं, तो 50,000 रुपए पर पैकेट पर ऑपरेटर इसमें लगती है। ये डिटेल में कुछ एक बताया गया है DOE1 DOE2 के बारे में, कि हम आप लोगों को शेयर भी कर देंगे। कुछ और जो चीजें हैं वो थोड़ा सा ध्यान देने वाली है यहाँ पे। कोई भी ऑपरेटर, जो हमारे जितने भी यूसीएल ऑपरेटर हैं या और भी जो ऑपरेटर आधार में काम कर रहे होते हैं, उन सभी को ये चीज ध्यान रखनी है कि आप लोग अपनी मशीन में ही लॉगिन करने के लिए ऑथराइज हैं। एक ऑपरेटर दो जगह ऑनबोर्ड या दो जगह लॉगिन नहीं कर सकता, या फिर एक ऑपरेटर दूसरे की मशीन पे भी लॉगिन नहीं करेगा। किसी भी तरह से हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी आधार अपने सेंटर पे आप किसी का ना रखें, क्योंकि अब ऑनलाइन स्कैनिंग हो रही है तो डीएमएस वाला पार्ट भी है नहीं। आपको किसी के भी आधार से संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट अपने सेंटर पे नहीं रखना है। आधार की कॉपी तो बिल्कुल नहीं रखेंगे आप लोग अपने सेंटर पे। आधार एनरोलमेंट करते समय सन ऑफ या फिर डॉटर ऑफ, इस तरह की चीजें अब हटा दी गई हैं, केवल क्योर ऑफ आता है, तो क्योर ऑफ ही हम लोगों को अलाउ है, वहां पे सन ऑफ या डॉटर ऑफ हम लोग नहीं देखते हैं। डीओबी चेंज या फिर जेंडर चेंज अननेसेसरी किसी का नहीं करेंगे। आधार कार्ड जो है एचओएफ बेस केस में अटैच नहीं किया जाता है। इसमें एचओएफ बेस अगर एनरोलमेंट है तो उस केस में ये डिक्लेरेशन या फिर जो हेड ऑफ द फैमिली है उसका एक साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट अपलोड होता है। यहाँ पे 5th क्लास या 8th क्लास की जो मार्कशीट है उसको वैलिड नहीं माना गया है डीओबी चेंज के लिए। जो डीओबी चेंज के लिए मार्कशीट है 10th 12th जो बोर्ड से इशूड होती है उसके लिए ही अलाउ किया गया है यूआईडीआई के द्वारा। 3 तरह के केसेस हैं जहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होती है। जेंडर किसी को चेंज कराना है, अपना फोटो भी अपडेट, फोटो अपडेट तो आप करते नहीं हो, लेकिन मोबाइल नंबर मेल आईडी अगर किसी को अपडेट कराना है तो इन सभी चीजों में किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट यूज नहीं किया जाता है। वोटर आईडी अगर आप लोग आईडी एड्रेस प्रूफ दोनों के लिए यूज कर रहे हैं तो वहां पे दोनों तरफ से ही आपको स्कैन करना होता है। कई बार क्या करते हैं ना, आप लोग एड्रेस प्रूफ में इसको यूज कर रहे हैं और स्कैन कर दिया आपने फ्रंट पार्ट केवल उसका, जबकि बैक में उसका जो है एड्रेस वाला पार्ट होता है। तो एड्रेस प्रूफ में अगर आप वोटर आईडी ले रहे हैं तो उसका फ्रंट और बैक दोनों ही आपको स्कैन करना है, नहीं तो कैसे पता लगेगा कि जो रेजिडेंट है उसका नाम क्या है, किसका एड्रेस अपडेट कर रहे हैं आप। ठीक है, तो फ्रंट और बैक दोनों ही आपको अगर एड्रेस प्रूफ में आप वोटर आईडी ले रहे हैं तो वो अपडेट करना होता है। ये कुछ एक एरर्स हैं जो कि आप यहाँ पे समझ भी सकते हैं कि होता क्या है। एज में फोटो में एज कम लग रहा है लेकिन हमने वहां पे ज्यादा एज डाली हुई है। ये डॉक्यूमेंट्स में इसमें वाइटनर यूज किया गया है, इन सब में वाइटनर यूज किया गया है। यहाँ पे डेट थी, डेट कटिंग करके वाइटनर यूज किया गया है। यहाँ पे भी वाइटनर यूज करके और ओवर राइटिंग की गई है, वाइटनर यूज ओवर राइटिंग। तो ये कुछ एक इस तरह की ये यूआईडीआई, जैसे हम जो भी डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं ना, तो यूआईडीआई के पोर्टल पे इस तरह से चाहते हैं ये सभी डॉक्यूमेंट। ये चार्जेस हैं, आप लोग अपने सेंटर पर रखने हैं, लगा के रेट लिस्ट जरूर लगा के रखें, रेजिडेंट का कस्टमर रजिस्टर बनाएं,
रजिस्ट्रेंट के साथ में व्यवहार अच्छा रखें। वो आज का जो सेशन था, आज की मुलाकात कार्यक्रम था, उसमें मैंने आप लोगों को फिर से दोबारा से यूआईडीआई आधार यूसीएल पे जो बीएलई हमारे काम कर रहे हैं, वो काम करने के दौरान उनको कौन कौन सी सावधानियों का विशेष ध्यान रखना है, उसके बारे में पूरा विस्तृत जानकारी दी। और जो भी बीएलई भाई इस लाइव सेशन को देख रहे थे या इसके साथ जुड़े हैं, तो उन सभी बीएलई भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी बात के साथ में आज की मुलाकात कार्यक्रम यहाँ पे हम एंड करते हैं। और हम चाहेंगे कि सभी बीएलई भाई जो यूआईडीआई के द्वारा ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट नया प्रोजेक्ट आया है, इस पे ज्यादा से ज्यादा कार्य करें और अपने ट्रांजेक्शन्स को बढ़ाएं। अभी जैसे कि पिछले कुछ समय से आप लोग देख रहे हैं कि आधार डॉक्यूमेंट जो भी आप लोग एनरोलमेंट कर रहे हो अपडेट नहीं हो रहे हैं, तो इससे विचलित नहीं हो, परेशान ना हो बिल्कुल भी। यूआईडीआई से बात हो रही है इसके बारे में, सर्वर पे कुछ अपडेशन की वजह से एनरोलमेंट जो है वो अंडर प्रोसेस जा रहे हैं, इसकी वजह से काम को ना रोके, वो रिजेक्ट नहीं हो रहे हैं। अब सारे जो जितने भी एनरोलमेंट आप कर रहे हो बैकएंड से यूआईडीआई सर्वर पे वो जा रहा है डेटा। इसके लिए हमें काम को नहीं रोकना है, अपने काम को निरंतर करते रहना है। और सभी लोग, सभी जितने भी बीएलई भाई जो कि यूसीएल सर्विस से जुड़े हुए हैं, अपने ट्रांजेक्शन्स को मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा करें। और रेजिडेंट से 50 रुपए निर्धारित शुल्क है, 50 रुपए ही चार्ज करें। मैं आज की मुलाकात कार्यक्रम यहाँ पे अभी आप सभी लोगों से इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।